किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मेरी लिखी बात को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग हैं जो अल्फाज पढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपने टॉपिक वाइज मैराथन टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज संख्या है 33 और भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इस टॉपिक से आज प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल की सीरीज में हमने सवाल पूछा था कि रामायण का फारसी अनुवाद किया था, तो कुछ मित्रों ने सही जवाब दिया। ए जो यहाँ पर विकल्प था वो सही उत्तर होगा। ए में था बदायूनी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया था। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज में। पहला सवाल और टॉपिक है आज का भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो ब्रिटिश काल में भारत में कितनी रियासतें थी? आसान सवाल है। 560, 570, 562 या फिर 380? बताइएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा से 562। आगे देखिए, मिलान करना है आपको। एक तरफ तो है कंपनी द्वारा चलाई गई नीतियाँ और दूसरी तरफ है उनका समय। तो मिलान कीजिए, कौन सा कहाँ फिट है जो बैठता है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा, ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं मिलान करके ही लिखे हुए हैं। यानी कि घेरे की नीति का जो समय है वो है 1765 से 1813, बराबर की नीति 1935 से 1947, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। अगला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से राजनैतिक कंपनी बनाने का प्रथम प्रयास किसका माना जाता है? वेलेज़ली का, डुप्ले, मार्क्स या कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ब, डुप्ले का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले व्यापारिक कंपनी के रूप में उभर कर आई थी, लेकिन उसको फिर उसका राजनीतिकरण करने का या यूं कहें कि राजनीतिक कंपनी बनाने का जो प्रथम प्रयास था वो किसका था? डुप्ले का था। अगला सवाल है अपना, व्यपगत नीति को प्रारंभ करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? वेलेज़ली, डुप्ले, डलहौजी, मार्क्स? तो क्या उत्तर हो जाएगा सही? से, डलहौजी ने व्यपगत नीति को प्रारंभ किया था और इस नीति को शांतिपूर्ण विलय या यूं कहें हड़प सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखिए, मिलान करना आपको फिर से। एक तरफ तो है भारतीय रियासतें और दूसरी तरफ है ब्रिटिश में मिलने का समय। ये कब है जो ब्रिटिश शासन के अंदर मिली थी? बताइएगा। तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिलान करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में इनको भारतीय रियासतों के से क्या कब मिलाया? तो एक के अंदर हो जाएगा अपना डी, 17 को 1848 में। ये क्रम भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। 17 को 1848 में। उदयपुर जो है बी, 2 के अंदर हो जाएगा अपना सी, 1852 में। झांसी है 3 के अंदर हो जाएगा ए, झांसी को 1854 में। और 4 के अंदर हो जाएगा बी, नागपुर को 1853 में। तो 17 1848 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में और नागपुर जो है 1853 में। इस समय इनको मिलाया गया था। अगला सवाल देखिए, वेवल या यूं कहें वेवेल योजना का समय था 1940, 1941, 1944 या फिर 1945? क्या उत्तर हो जाएगा? 1945। अगला सवाल है, निम्न में से औपनिवेशिक लूट का काल कहलाता है? 1757 से 72 तक, 1758 से 72 तक, 1757 से 73 तक या फिर 1757 से 1774 तक? बताइए। उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी के समय
नमक व अफीम के उत्पादन का एकाधिकार कंपनी को मिला? वेलेजली, डुप्ले, डलहौजी या फिर वारेन हेस्टिंग? क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना द। वारेन हेस्टिंग यहाँ पर अधिकारी था और नमक और अफीम का उत्पादन का जो एकाधिकार है इसके समय मिला था। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और पहली बार आज चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहेगी। अगला सवाल है, मुंबई में 1853 ईस्वी में सूती वस्त्र मिल किस भारतीय द्वारा लगाई गई थी? 1853 में गोपाल जी नानाभाई द्वारा, कावस जी नानाभाई देवजी या फिर नानाभाई महेश जी? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ब, कावस जी नानाभाई के द्वारा। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे? प्रति व्यक्ति आय का, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर रामदास स्वरूप? क्या हो जाएगा उत्तर? द, दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। और नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 20 रुपये। ये था आकलन दादा भाई नौरोजी का। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? अब वैज्ञानिक आकलन की बात आए तो किसने किया था? VKRV राव ने, दादा भाई नौरोजी, वी आसदास या फिर कावस जी नानाभाई ने? सवाल का उत्तर आता हो आपको तो कमेंट जरूर किया करें। तो राष्ट्रीय आय का जो प्रथम वैज्ञानिक आकलन करने वाले थे वो थे VKRV राव। ठीक है। अगला सवाल देखिए, धन के निकास सिद्धांत या धन का जो निकास सिद्धांत है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किस लेख में किया था? तो देखिए विकल्प, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू ब्रिटेन, दोनों या दोनों ही नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इनका जो लेख था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इसके अंदर इन्होंने उल्लेख किया था धन के निकास सिद्धांत का। आगे बढ़ते हैं, और जो धन का निकास सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला सवाल है कि किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने धन के निष्कासन को बहते हुए घाव की तरह बताया? रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र मोहन या फिर आर गायकवाड़? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ब, रमेश चंद्र दत्त ने यहाँ पर बताया था बहते हुए घाव की तरह धन के निष्कासन को। और इनकी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। किनकी? रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए, बंगाल में इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी या फिर डुप्ले? क्या उत्तर हो जाएगा? ब, बंगाल में इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स, और यह 1772 में शुरू की गई थी इनके द्वारा। यह चीज़ भी व्याख्या के अंदर, नोट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई होती है उनको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी सवाल बन सकता है। समग्र रूप से हमारा प्रयास समग्र रूप से संकलन किया जाए टॉपिक वाइज। रमेश चंद्र दत्त ने भूमि व्यवस्था में ब्रिटिशों द्वारा किए गए किस कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना है? अस्थायी भूमि बंदोबस्त को, स्थायी भूमि बंदोबस्त को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? ब, स्थायी भूमि बंदोबस्त को रमेश चंद्र दत्त ने भूमि व्यवस्था के अंदर
ब्रिटिश लोगों द्वारा, ब्रिटिश के जो शासन अधिकारी थे उनके द्वारा जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है कि ये इन्होंने काम बुद्धिमत्तापूर्ण वाला किया है, ये माना था। अगला सवाल देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, एब दोनों या फिर वेलेजली। तो उत्तर हो जाएगा से। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ब, तमिलनाडु के अंदर लागू किया गया। और यह व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले में 1792 ईस्वी को लागू की गई थी। कौन सी? रैयतवाड़ी। अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आगरा में, अवध में, दोनों जगह या फिर दोनों ही नहीं। क्या उत्तर होगा? स, दोनों जगह। यानी कि आगरा और अवध में महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आगरा और अवध दोनों जगह पर। और अवध में इसे तालुकदारी व्यवस्था कहते हैं। अवध में किस नाम से जानी जाती है? तालुकदारी व्यवस्था से। अगला और आखिरी सवाल है इस सीरीज का आज की, महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव दिया था। इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता तो पुस्तक में ढूंढ कर बताइएगा, फिर भी नहीं आता है तो अगली सीरीज में हम आपको बता देंगे। तो महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने, आर मार्टिन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों को, ये भूला मत कीजिए आप। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।